आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम आए ना आए, यहां पे लॉन्ग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला बेटा जरूर से काम आएगा। अगर आपने पेंडुलम प्रॉब्लम्स एक बार अच्छे से कंसेप्चुअली समझे हैं, उस पर सवाल लगाए, तो ही आप इसको रिलेट कर पाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक 50-55 मिनट के वीडियो से हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीख लेंगे। तो दिस इज ओनली मेंट फॉर रिवीजन। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो जिस चार्ज से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा होगी, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अच्छा, रिंग समझते ही बच्चे सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो चार्ज है ना, वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नहीं भाई, वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितनी लेंथ में? 2 पाई आर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? क्या बोल रहा है माहौल? क्या हाल समाचार है? स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा 12th क्लास के पहले चैप्टर के माइंड मैप में। जी हां, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी इसको जाना जाता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 बोलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ना 2 टुकड़ों में तोड़ा हुआ है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और वेंसडे को यानी अगले माइंड मैप में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आशा करता हूं कि जिन लोगों की 11th कंप्लीट हो चुकी है, जैसे जो लोग 12th में, उन्होंने 11th के सारे चैप्टर के माइंड मैप से फायदा उठाया होगा, और जो ड्रॉपर में है वो भी, और अगर उनकी 11th कंप्लीट हो गई है तो हो ही गई होगी, क्योंकि अभी कुछ समय बाद आपका एग्जाम है। और जो करंटली 11th में पढ़ रहे हैं, उनके क्लास में जितने चैप्टर्स होते जाएं, वो लोग वो माइंड मैप देख के अपना रिविजन करते जाएं। चलिए तो शुरुआत करेंगे बेटा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन एक के साथ एक फ्री वाला मामला, सबको पता है। हाँ सर, मतलब वहां पे मासेस होते थे और यहाँ पे चार्जेस हो जाएंगे। बिल्कुल सर। तो शुरुआत करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें मतलब सिमिलर ही हैं। हाँ, बस एक चीज का डिफरेंस है कि वहां पे मासेस क्या होते थे बेटा? हमेशा अट्रैक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे चार्जेस क्या कर सकते हैं? रिपेल भी कर सकते हैं। अपने को पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चार्ज, जैसे मास एक प्रॉपर्टी है ना, मास प्रॉपर्टी है मैटर की, वैसे चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसकी बेटा? सर, मैटर की, है ना। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो हमेशा स्मॉलेस्ट चार्ज हम लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू है। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हाँ, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एन हो गया इंटीजर, है ना। क्यू हो गया किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज, और ई क्या हो गया? स्मॉलेस्ट चार्ज। हालांकि इससे छोटे भी चार्ज एग्जिस्ट करते हैं क्वार्क्स के फॉर्म में, लेकिन वो हम यहां पे नहीं देखते हैं, क्योंकि क्वार्क की बात पेपर में नहीं की जाती है। ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आप आराम से चार्जेस को क्या कर सकते हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि उनकी यूनिट कैसी हो बेटा? सेम हो। उनकी यूनिट कैसी हो बेटा? सेम हो, है ना। हाँ सर। तो यहां पे यूजुअली हम कौन सी यूनिट लेते हैं बेटा? कूलम यूनिट लेते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, मैं आपको एक बात बताऊं नेक्स्ट स्लाइड पे, कि अगर आपने दो बॉडीज जिनके आपको रेडियस लेट सपोज R1 और R2 हो गए, उनको आपने क्या कर दिया बेटा? लेट से इस पे चार्ज था Q1, इस पे चार्ज था Q2, इस पे चार्ज था Q1, इस पे चार्ज था Q2। इसकी रेडियस थी R1 और इसकी रेडियस थी R2। ठीक है सर, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अच्छा, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कैसा रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया सर? टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज कितना हो गया बेटा? Q1 प्लस Q2। अब मैंने क्या किया? इनको कनेक्ट कर दिया, या ये कॉन्टेक्ट में ला दिए गए। तो लेट से इनिशियली चार्जेस थे Q1 Q2 और फाइनली चार्जेस हो गए Q1 डैश एंड Q2 डैश। ठीक है, इनिशियली चार्जेस थे कांटेक्ट में लाने से पहले Q1 Q2। टोटल चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2, और वो कांस्टेंट रहने वाला है। और कनेक्ट करने के बाद जो चार्जेस आए इस पे, इन पे, वो है Q1 डैश एंड Q2 डैश। तो आपको याद रखना है कि Q1 डैश हो जाएगा आपका R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल, है ना, पहला। और Q2 डैश कितना हो जाएगा बेटा? सर, Q2 डैश हो जाएगा R2, यानी रेडियस के रेशियो में R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल, है ना। इसको आप प्लीज याद रखिएगा, इंटू Q टोटल। तो Q1 डैश हो गया R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। Q2 डैश हो गया R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। और अगर आप यहां पे रेशियो लोगे किनका? Q1 डैश और Q2 डैश का, तो कितना आ जाएगा? Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो लोगे, डिनोमिनेटर और एक Q टोटल शहीद हो जाएगा, तो आ जाएगा R1 बाय R2, है ना। तो किस रेशियो में चार्जेस डिवाइड हो रहे हैं बेटा? रेडियस के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। अब रेडियस अगर सेम होगी, मान लीजिए आप R1 और R2 सेम ले लेंगे,
तो Q1 डैश हो जाएगा Q टोटल बाय 2, Q2 डैश हो जाएगा Q टोटल बाय 2। इसको आप देख सकते हैं एक बार, फिर मैं वापस चलता हूं उस पर। ठीक है सर, है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा बेटा। ओके बॉस, देख लिया। हाँ सर, वापस चलते हैं। अच्छा, अगर रेडियस सेम हो गई R और R, तो दोनों पे मान इनिशियली थे Q1 और Q2, और मान लो फाइनली हो गया Q डैश, चार्ज ऑन ईच शेल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो Q डैश कितना हो जाने वाला बेटा, आप देखो यहां पे ध्यान से, क्या हो, एक सेकेंड ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा। अगर R1 और R2 सेम हो गए, मैं यहां पे लिखता हूं, इफ R1 इक्वल्स टू R2, तो Q1 डैश और Q2 डैश दोनों ही कितने हो जाएंगे बेटा, Q1 डैश और Q2 डैश दोनों हो जाएंगे Q टोटल बाय 2। Q टोटल बाय 2 मतलब Q1 प्लस Q2 बाय 2, है ना। अगर R1 और R2 सेम हो गए तो Q1 डैश Q2 डैश हो जाएंगे Q टोटल बाय 2, तो Q1 डैश Q2 डैश हो जाएंगे Q टोटल बाय 2, यानी Q1 प्लस Q2 बाय 2। वही बेटा जी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ सर, अब बात करते चार्ज डेंसिटी की। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज जब लेंथ में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चार्ज जो है लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट हो गई कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज जब एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो बेटा हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज जब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कूलम पर मीटर क्यूब। तो क्यू एल वी ए सब कुछ यहां पे आपको पता है। यहां आप देख लीजिए इसको, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, चलेंगे बेटा, चलते सब आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते कूलम्स लॉ की। जैसे वहां पे ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, जी हाँ, वैसे यहाँ पे हम पढ़ने वाले दो चार्जेस हो गए Q1 Q2। ऑब्वियसली एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, है ना। इस पे फोर्स लगा F12 यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस पे फोर्स लगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, डिस्टेंस हो गया r। तो ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो हो गया K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये K क्या है मैं आपको बताता हूं, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर बेसिकली जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के। और यहां पे हमने बोल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है, इक्वल्स टू आता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट स्मॉल के। तो ये जो स्मॉल के है यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब सुनो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई तो चलो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू 8, फ्री स्पेस या वैक्यूम जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। और आप आराम से यहाँ पे न्यूटन कूलम, कूलम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यहां से आप आराम से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल सकते हैं, वो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जी हाँ। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है बेटा, इसकी वैल्यू होती है इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, जिसको मैंने बोल दिया स्मॉल के। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, स्मॉल के क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, इस पूरे की ये होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और इस पूरे की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। तो आपको सारी वैल्यूज पता होना चाहिए, सबकी यूनिट पता होनी चाहिए, इवन सबके डायमेंशन भी या तो याद हो या निकालने आते हो। बेटर है कि निकालने आते हो तो ज्यादा सही है, क्योंकि याद रखेंगे तो फिर कितनी ही चीजें जीवन में याद रख पाएंगे, है ना। हाँ सर, तो ये हो गया अपना कूलम्स लॉ, ये हो गया बेटा अपना कूलम्स लॉ। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो दो मासेस के बीच में था, और दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपेल कभी नहीं करेंगे। ये रिपेल भी कर सकते हैं अगर ये लाइक चार्जेस होंगे, दोनों पॉजिटिव 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 रिपेल करेंगे, है ना। देखो भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव धक्का मुक्की करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी धक्का मुक्की करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में प्यार मोहब्बत यानी अट्रैक्शन होने वाला है। समझ में आ गई बात? हाँ गुरुदेव, बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, मासेस के बीच में जो फोर्स होता था ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उनके बीच में मौजूद मीडियम के इंडिपेंडेंट होता था, लेकिन यहां यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन व्हाटएवर, वो डिपेंड करता है कि उनके बीच का मीडियम कौन सा है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कोई मीडियम ले लिया। अच्छा, अब यहां पे एक और टर्म आने वाली जिसको भी हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैंने यहाँ पे हालांकि इसको भी ना स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन पेपर में बोल देगा कौन से के की बात कर रहा है, ताकि आप यहां पे डिस्टिंग्विश कर पाए। फिलहाल मैंने यहाँ पे इस तरीके से के बना दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। अच्छा, मीडियम की
एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, या तो आप बोलोगे रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, या फिर के मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी के बोलते हैं और इसको भी के बोलते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है क्योंकि के तो बेवफा है, कभी स्प्रिंग कांस्टेंट का हो जाता है, कभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हो जाता है, कभी थर्मल कंडक्टिविटी का हो जाता है, कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन जाता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बन जाता है। सही बात है। हाँ, तो के पे किसी पे भी जीवन में भरोसा करें लेकिन के पे भरोसा ना करें। यहां पे जो के है वो है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, जिसको हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस, हम एयर को भी वैक्यूम के बराबर ही कंसिडर कर लेते हैं। एयर में फोर्स अगर दो चार्जेस के बीच में एफ है, एफ एयर, और हम मीडियम में ले गए दो चार्जेस को जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ये वाला के नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में ले गए तो वहां पे जो उनके बीच में फोर्सेस होंगे वो हो जाएगा एयर या वैक्यूम वाला फोर्स डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एफ मीडियम होने वाला है एफ एयर बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद मैं आपको वेक्टोरियल फॉर्म बता देता हूं कूलम्स लॉ का, इसको देख लिया। हाँ सर, इसके बाद बेटा मैं आपको बता देता हूं वेक्टोरियल फॉर्म, याद है मैंने ग्रेविटेशन में भी बताया था। हाँ सर बताया था, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बता देता हूं। लेट्स से बेटा ये हो गया Q1 और मान लो ये हो गया Q2, ठीक है, और इनके बीच की हो गई कुछ डिस्टेंस R, ये हो गया हमारे पास बेटा R1 वेक्टर और ये हो गया बेटा हमारे पास R2 वेक्टर। दिस इज R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर। इनके बीच की डिस्टेंस हो गई R, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई मान लो R, है ना, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई R। ओके सर, ये पोजीशन वेक्टर हो गए, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या आएगा, K Q1 Q2 बाय इनके बीच की दूरी का मैग्नीट्यूड, इनके बीच की दूरी का मैग्नीट्यूड उसका भी क्यूब, और यहां पे आ जाएगा 1 2 है ना, तो हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और उसी प्रकार से F21 होने वाला है, ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी होगा, ये पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी होगा, और ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो इसको प्लीज ध्यान में रखेंगे। हाँ सर ठीक है, F12 आ रहा है तो 1 माइनस 2, F21 आ रहा है तो 2 माइनस 1, हो सकता है पेपर में पूछ ले। ये क्यूब है नीचे, मैग्नेट इनके बीच के डिस्टेंस का क्यूब है, इनके बीच के डिस्टेंस का क्यूब है। सबको समझ में आ गई बात? हाँ, है ना। आप बोलोगे सर वो तो नीचे स्क्वायर आता है, बेटा यहाँ पे एक वेक्टर भी तो है, वेक्टोरियल फॉर्म है ना। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म, ठीक है साहब, कूलम्स लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म। हर साल आप ये मान के चलो अच्छे खासे अमाउंट में, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक से अच्छे खासे अमाउंट में सवाल आते हैं, है ना। 2023 में, मतलब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज इन होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सब कुछ शामिल है। 2023 में 3 सवाल पूछे गए इस पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और आप क्या मान के चलोगे 2024 में आपको क्या लगता है कितने सवाल पूछे गए होंगे? गिन लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड 2 यानी पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिला के जिसमें कैपेसिटेंस भी शामिल है, 5 सवाल आए थे 2024 में। 5 5 चौके 20, 20 नंबर का, 20 180 में से 20 नंबर का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2 ही आ गया। अब आप खुद सोच लो बेटा, आप होशियार हो तो इस चैप्टर पे अच्छे से पकड़ हासिल कर लीजिएगा, है ना। ये हो गया अपना वेक्टोरियल फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म, है ना। कूलम्स लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म लिख देता हूं यहां पे मैं। ओके सर, ध्यान रखेंगे सर। चलते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना था ले लीजिए, ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए अब आगे चलेंगे बेटा। ओके, देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। कौन सी फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पे शुरू होके नेगेटिव पे फना हो जाती है, खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, एंड हो जाती है। दे नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। तो अगर ऐसा हो गया, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ऐसा हो गया, इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी 2 डायरेक्शंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, तो अगर ऐसा हुआ, इंटरसेक्ट किया, तो दो एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट बनेगी कि पॉइंट पे 2 डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो संभव नहीं है, ठीक है। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। मान लीजिए कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है, एक मिनट, इस प्रकार से कोई भी कंडक्टिंग सरफेस में ऐसे बना देता हूं, सुनिएगा, हटा ही देते हैं। मान लीजिए ऐसे कंडक्टिंग सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी कंडक्टिंग सरफेस के या किसी कंडक्टर के हमेशा क्या होंगे बेटा?
परपेंडिकुलर होंगी। कैसी होंगी बेटा? एक सेकेंड, ऑलवेज एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है सर, होल्ड ऑन। हमेशा, ये तो बस एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है। हमेशा कंडक्टिंग सरफेस या कंडक्टर के परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे देखेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी। यानी कि इस प्रकार से, ऐसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा पास पास है और थोड़ी सी दूर दूर है क्यू पे, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा पी पॉइंट पे वो ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड जो क्यू पर होगा। मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है ना बेटा, वहां पे हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां पे हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है ना। तो ये याद रखें। नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये एक कंजर्वेटिव टाइप क्या है, फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अच्छा वो एक और आएंगी बाद में, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोले सर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बनाती है ना क्लोज लूप। बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं हो रही, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात नहीं हो रही। और जब होगी तब होगी, और पेपर में कुछ ना कहे जाने पर हम हमेशा ही मानेंगे कि नॉर्मल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी बात हो रही है, और वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। चार्ज का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि उससे इमर्ज कर रही हैं या उस पर टर्मिनेट हो रही है। फॉर एग्जांपल यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और यहां पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे आके टर्मिनेट हो रही है। तो जिस चार्ज से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्यादा होगी उस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड हैं, तो इस चार्ज का मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, ऑब्वियस सी बात है, देख के पता लगाया जा सकता है, यहां से निकल रही है तो ये चार्ज पॉजिटिव है, यहां पे आके टर्मिनेट हो रही है तो ये चार्जेस नेगेटिव है ना। तो यहां पे हम बोलेंगे कि Q2 से एसोसिएटेड फील्ड लाइंस ज्यादा हैं बजाय Q1 के, तो Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया Q1 से। ठीक है, ये सारी आप देख लीजिए बेटा प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। फिर अपन चलेंगे आगे। अब हम पढ़ते हैं बेटा चार्ज ऑन पेंडुलम। ये पेंडुलम प्रॉब्लम्स आपने आशा करता हूं कि क्लास में पढ़ी होंगी, कूलम्स लॉ पर ही आधारित होती हैं, बेस्ड होती हैं। मान के चलेंगे कि हमने यहां पे ना दो इक्वल नेचर बोल रहा हूं, सिमिलर नेचर के पेंडुलम्स ले लिए, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, सो दैट ये रिपेल करें। अगर ये सेम नेचर के नहीं हुए, अलग अलग नेचर के हुए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये चिपक जाएंगे और डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे डिफ्लेक्ट करें तो व्हाट वी नीड इज कि सेम नेचर के, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, सो दैट ये दोनों रिपेल करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया, mg लग ही रहा है, चार्ज हो गए Q और Q, इनके बीच की सेपरेशन हो गई R, है ना। ये दोनों की लेंथ जो हो गई L हो गई, दोनों वर्टिकल से एंगल बना रहे थीटा थीटा, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वाली इसको बोल दिया मैंने y। अब मैंने यहां पे बोला कंपोनेंट लेके, है ना, ये आप कर चुके होंगे क्लास में कि t cos थीटा बराबर mg, t sin थीटा बराबर ये फोर्स, तो sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा इज f बाय mg। ठीक है, tan थीटा आ गया f बाय mg, sin थीटा कितना हो गया सर, sin थीटा हो गया r बाय 2 डिवाइडेड बाय l, तो r यहां से आ गया 12 sin थीटा। अब हम एज्यूम अगर करें कि थीटा बहुत छोटा है, जो कि होगा भी सही, है ना, थीटा अगर बहुत छोटा है तो tan थीटा और sin थीटा बराबर हो गए। यस, tan थीटा कितना है f बाय mg, sin थीटा कितना है बेटा r बाय 2l। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो गया इनके बीच का, k q1 q2 यानी k q स्क्वायर बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है r स्क्वायर, है ना। तो f बाय mg इक्वल्स टू r बाय 12, या r बाय 12 हो गया f बाय mg, f हो गया k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बेटा 1 बाय r स्क्वायर है, r क्यूब हो जाएगा, तो r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर, ये l इधर आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l। और tan थीटा और sin थीटा सेम है, तो tan थीटा कितना हो गया r बाय 2y, sin थीटा हो गया r बाय 2l, तो यहां से हम बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू l है, अगर थीटा बहुत छोटा और sin थीटा और tan थीटा बराबर है। तो हम यहां पे एक चीज और बोल सकते हैं कि यार जैसे l है वैसे y हो गया, तो r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये सारे कंक्लूजन्स हैं जो अपने को पता होने चाहिए, एक बार आप इनको देख लीजिए। अच्छा, अगर आपने पेंडुलम प्रॉब्लम्स एक बार अच्छे से कंसेप्चुअली समझे हैं, उस पर सवाल लगाए, तो ही आप इसको रिलेट कर पाओगे। पहली बार पढ़ रहे हो तो नहीं समझ पाओगे। माइंड मैप्स का पर्पस आप सब लोग जानते हैं, हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं साथ में, है ना। हाँ सर, अच्छा अब मान के चलेंगे, ये हो गया। हाँ सर, अब मान के चलेंगे कि डेंसिटी ऑफ बॉल रो है, यानी कि ये जो चार्ज्ड बॉल्स है इसकी डेंसिटी रो है, और अगर हम इसको किसी लिक्विड या मीडियम में लेके गए जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, कितना है,
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, तो वहां पे वर्टिकल से एंगल बन गया थीटा डैश, और लिक्विड का जो डेंसिटी वो हो गया सिग्मा, और लिक्विड का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हो गया के, तो टेन थीटा डैश हो जाएगा टेन थीटा बाय के इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो, सिग्मा यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड और रो यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी। और अगर थीटा चेंज नहीं हुआ, थीटा और थीटा डैश सेम है, इन केस ये तो है ही सही, तो परम सत्य है। और अगर बोलता है कि इफ थीटा डज नॉट चेंज ऑन सबमर्जिंग इन लिक्विड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, थीटा और थीटा डैश बराबर हो जाएगा, ये शहीद हो जाएंगे, और यहां से के का वैल्यू आ जाएगा रो बाय रो माइनस सिग्मा। ये परम सत्य है। यानी कि जब आप किसी ऐसे लिक्विड में लेके गए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है ना, या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आ रहा है, एक ही बात है, और लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है, बॉडी चार्ज बॉडीज का डेंसिटी रो है, तो वर्टिकल से एंगल हो जाएगा थीटा डैश। और अगर थीटा सेम रहा तो थीटा से थीटा डैश यानी टेन थीटा से टेन थीटा डैश शहीद होके यहां से हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी। इसको देख लीजिए बेटा, फिर अपन चलेंगे आगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ सर, तो लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, है ना। तो हालांकि हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा है, लेकिन आप ये फैक्ट याद रख सकते हैं, अभी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कि मान लीजिए हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें, अगर वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती तो मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो उस मीडियम में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई बाय के, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो माइनस ई इंड्यूस इधर चला गया, जाएगा ई माइनस ई नेट, है ना। और ई नेट कितना आ रहा है आपके पास, ई बाय के, तो ई माइनस ई बाय के से ई कॉमन निकाल ले तो इंटू 1 माइनस 1 बाय के, ये ई इंड्यूस्ड है। और आप ई नेट याद रख सकते हैं, जो वैक्यूम में थी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय के, है ना। तो आप इसको जहन में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, मान लीजिए दो चार्जेस Q1 और Q2 क्या है बेटा, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है L, और ये लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस मतलब कि सेम नेचर के, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, और आप तीसरा चार्ज कैपिटल Q रखना चाहते हो, इक्विलिब्रियम में चाहते हो, तो कहां रखें, तो यार Q1 से लेट सपोज डिस्टेंस हो गई x, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है L, तो x की वैल्यू हो जाएगी रूट Q1, क्योंकि Q1 से इसकी डिस्टेंस कितनी है x, तो रूट Q1 इंटू L डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2। ये आपने क्लास में पढ़ा होगा, इस पे एग्जांपल्स भी किए होंगे। और ये जो x है ये इंडिपेंडेंट होगा किसके, इस तीसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर के। तो तीसरा चार्ज कहां इक्विलिब्रियम में होगा बेटा, x डिस्टेंस पे, Q1 से x डिस्टेंस पे, और Q2 से चाहिए होगा तो L माइनस x डिस्टेंस पे। सर क्या होगा यदि अनलाइक चार्जेस हो गए, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपको मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा। तो होगा क्या, लेट से यहां पे मैंने बोल दिया Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो ये बीच में नहीं होगा, अभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में आ रहा है, Q1 और Q2 के बीच में कहीं, यानी इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं, बीच मतलब ये वाला इलाका, है ना। यस सर, लेकिन अगर ये अनलाइक चार्जेस हुए तो तीसरे चार्ज का इक्विलिब्रियम पोजीशन इनके बीच में नहीं होगा, या तो इनके लेफ्ट में होगा, आउटसाइड मतलब या तो लेफ्ट या तो राइट, और किसके करीब होगा, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो यहाँ पे Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो Q2 का मैग्नीट्यूड छोटा है, उसके पास हो गया x, तो x आ गया अंडर रूट Q2L, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q1 जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा, माइनस अंडर रूट Q2 जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो आप प्लीज ये फॉर्मूले याद रखें, ये डायरेक्ट हमारा पेपर में क्या बचाते हैं, समय बचाते हैं। और आशा करता हूं कि क्लास में आपने इस पे प्रैक्टिस जरूर से करी होगी, और नहीं करी तो कर लीजिएगा इस पे प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे अगर Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा होता तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती तीसरे चार्ज की वो लेफ्ट साइड होती, इधर की साइड, x डिस्टेंस फ्रॉम Q1, है ना। ठीक है सर, इसको देख लीजिए, चलते हैं आगे। चलो साहब, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें बेटा, तो हमने पढ़ा हुआ है क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जिस वजह से इसकी एसआई यूनिट हो जाती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और एक इसकी और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, एक और इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, वो हम आगे देखेंगे, जब हम नेक्स्ट वाला माइंड में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, है ना। यहां से आप आराम से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। बार बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोलेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलेंगे तो भी समझ में आता है, ठीक है। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना हो जाएगा, k q बाय स्मॉल r स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन में,
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास m एट अ डिस्टेंस r इज gm/r², और ये हो गया kq/r²। k क्या है आपके पास, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और e और r में जो रिश्ता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो नहीं, लेकिन इनवर्स वाला ही रिश्ता है। यस सर। किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, धप्पा कर देंगे सुपरपोजिशन। जैसे वहां पे धप्पा काम करता था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम करता था, मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन के माइंड मैप में, कि किसी एक मास पे आपको नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है या नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है, तो सभी ग्रेविटेशनल फोर्सेस या सभी ग्रेविटेशनल फील्ड्स का आप वेक्टर सम ले लीजिए, वो सेम टू सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां भी काम करता है, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। तो जनरल रूल क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वही वेक्टर्स की तरह जोड़ देंगे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, अंडर रूट E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अच्छा, डायरेक्शन क्या है, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी इवैल्यूएटेड। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है और मुझे इसकी वजह से यहां पे पी पॉइंट पे ना डायरेक्शन देखना है, किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या हो जाएगा बेटा, दूर जाता हुआ, क्या हो जाएगा, दूर जाता हुआ, इससे दूर जाता हुआ है। और नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, एक मिनट, नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है नेगेटिव चार्ज की वजह से हो जाएगा इसकी तरफ आता हुआ। तो हो सकता है लैंग्वेज कंफ्यूजिंग लगे, इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्शन आपको डायरेक्ट किससे बता दिया बेटा, डायग्राम से बता दिया। ठीक है, ये डायग्राम इधर ले आता हूं, ये लो भाई, अब हो गया सॉर्टेड एकदम। देखो इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज से दूर जाती हुई, है ना, मतलब अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज की तरफ, यानी टुवर्ड्स द चार्ज, है ना। तो ये डायरेक्शन ध्यान में रखिएगा, और इसके यूनिट, इसके डायमेंशन कैसे डिफाइंड किया गया सब पता होना चाहिए। एक चीज और हम यहां पे बोल सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्यू इधर चला गया तो क्यू ई वेक्टर आ गया आपके पास एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर कितना आ गया बेटे, सर एफ वेक्टर आ गया अपने पास क्यू ई, एफ वेक्टर आ गया अपने पास क्यू ई वेक्टर। यानी कि किसी भी चार्ज को, क्यू चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखोगे तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई चार्ज ले लिया आपने क्यू, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा कितना बेटा, एफ वेक्टर। ठीक है, और अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा, जैसे मान लो मैं बोल दूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और अगर ये चार्ज पॉजिटिव आपने रखा है, लेट से प्लस क्यू रखा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही लगेगा, जो फोर्स लगेगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही लगेगा। लेकिन यदि आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली इस डायरेक्शन में, है ना, यस सर, और आपने बोल दिया कि मैं तो साहब चार्ज लूंगा नेगेटिव माइनस क्यू, तो इस माइनस क्यू चार्ज अगर है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस एफ नहीं आएगा, आएगा ये एफ वेक्टर ही, आएगा एफ वेक्टर ही। बस इस डायरेक्शन को मैंने एफ वेक्टर बोल दिया, यहाँ पे इस डायरेक्शन को एफ वेक्टर बोल दिया, है ना। या आप यूं कह लो कि फोर्स का मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बतला दिया तो मैं वेक्टर हटा देता हूं, ऐसा आप बोल लो कि इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स एफ और नेगेटिव पर लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स एफ, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू ई। ठीक है, तो डायरेक्शन मैंने यहां पे आपको बता दिया, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ध्यान रखें, बहुत काम आता है। ठीक है, ओके सर, देख लो इसको। अच्छा, ये देख लिया था क्या, ये देख लिया था ना, हाँ सर, चलते हैं आगे। ठीक है सर, अब देखो यार, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एसएचएम में देखा था T = 2 वहां पे हमने लिफ्ट का केस देखा था, लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है फ्री फॉल में। वैसे अब हम टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई पेंडुलम चार्ज है, मान लो इस पे आपने चार्ज दे दिया आपने इस पेंडुलम को Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, पॉजिटिव चार्ज दे दिया Q, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ऊपर की ओर, तो इस पे ऊपर की ओर फोर्स आ जाएगा QE। यस सर, तो G इफेक्टिव हो जाएगा G - QE बाय, तो टाइम पीरियड अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अगर आपने इसको चार्ज दे दिया Q और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी नीचे की ओर, तो बेटा क्या होगा, इस पे नीचे की ओर एक फोर्स लग जाएगा QE, और G इफेक्टिव आ जाएगा G + QE बाय M। ठीक है, और यदि आपने इसको चार्ज दे दिया Q और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, तो बेटा जो G इफेक्टिव आएगा वो कितना आएगा, हम ऑलरेडी देख चुके इस तरीके की चीजें।
है ना। तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का स्क्वायर, तो टाइम पीरियड भी अकॉर्डिंगली आ जाएगा। यहाँ पे जी इफेक्टिव जी से कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, यहाँ पे जी इफेक्टिव जी से ज्यादा हो गया, ये बढ़ गया, जी से ज्यादा हो गया तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया, ये भी टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया। सारे केसेस पता होने चाहिए, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है। तो देख लीजिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जब पेंडुलम कैसा हो बेटा, चार्ज्ड हो, जब पेंडुलम कैसा हो बेटा, चार्ज्ड हो, ठीक है। हाँ सर, तो इसी के साथ अपन चलते हैं आगे। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है बेटा, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, जैसे अभी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स देखा था। हाँ सर, वैसे अब हम यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बोल रहे हैं कि भाई न्यूट्रल पॉइंट यानी जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा एक पॉइंट जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए प्यारे बच्चों, जीरो हो जाए। तो लाइक चार्जेस हो गए Q1 Q2 और ये न्यूट्रल पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, ये हो गया x1, ये हो गया x2। तो x1 कितना हो गया, किससे, रूट Q1 से ना, तो रूट Q1 इंटू आर बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2। x2 पूछता तो x2 किससे, Q2 से, तो रूट Q2 बार डिवाइड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2। ये लाइक चार्जेस का फॉर्मूला, ठीक है। और अगर अपन बात करें अनलाइक चार्जेस की, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो बीच में नहीं होगा, आउटसाइड होगा, तो राइट या लेफ्ट, और किसके पास होगा, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। स्मॉलर चार्ज जो भी होगा, मान के चल रहे हैं यहाँ पे Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से छोटा है, तो Q2 से कितनी दूरी पर होगा, Q2 के पास होगा। Q2, Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा होता तो Q1 के पास होता, क्या है, तो हो गया Q2 से कितना डिस्टेंस x, तो x कितना आ गया, छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइड बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज माइनस छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज, रूट Q1 माइनस रूट Q2, और Q1 से कितनी डिस्टेंस हो गई, r प्लस x हो गई। ये सारी चीजें क्लास में करवाई जाती है। और इन आप खुद देख लो कि लास्ट 2 साल में 23 और 24 में 3 सवाल 23 में, 5 सवाल 24 में, 5 3 8, ऑन एन एवरेज 4 सवाल तो पूछे ही जा रहे ऑन एन एवरेज। भाई हो सकता है ना किसी साल, एवरेज की बात हो रही ना यहाँ पे, आप तो पढ़े लिखे, एवरेज हो सकता है किसी साल दोनों चैप्टर से मिला के सिर्फ 3 ही सवाल पूछे जाए, हो सकता है किसी साल दोनों चैप्टर से मिला के 6 सवाल पूछ लिए जाए। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि भाई दोनों चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 यानी होल कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ऑन एन एवरेज 4 सवाल हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, लाइक चार्जेस हो गया, 1 लाइक चार्जेस हो गया। चलते बेटा आगे, चलते बेटा आगे। अच्छा यहाँ पे ना आपको, एक मिनट पहले मैं ये बता देता हूँ, चार्ज पार्टिकल रिलीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम सब इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करेंगे। देखो भाई, मान लीजिए आपने कोई चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख के छोड़ दिया, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, QE। एक्सिलरेटेड होगा क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, तो एक्सिलरेशन कितना होगा, फोर्स बाय मास यानी QE बाय मास, ठीक है। वेलोसिटी टी टाइम पर क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू प्लस AT लगाएं आराम से, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, कांस्टेंट एक्सिलरेशन है, तो आप धड़ल्ले से क्या लगा सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी टी टाइम के लिए u प्लस AT लगाए, तो u 0 हो गया, रेस्ट से छोड़ा था तो AT QE बाय m इंटू टी। आप चाहें तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाए, u 0 हो गया तो v हो गया अंडर रूट 2as, s यानी x जितना डिस्टेंस उसने चल लिया। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर टाइम के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी आ गई। एक्सिलरेटेड होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सिलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है तो एक्सिलरेटेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब पता होने चाहिए। ये तो रही बात कि यार मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपने क्या कर दिया, एक चार्ज को छोड़ दिया। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट्स से वाई डायरेक्शन में, और आपने एक चार्ज को थ्रो कर दिया एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में चार्ज को थ्रो कर दिया हॉरिजॉन्टली यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर यू वेलोसिटी से, तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा सीन हो गया। इस डायरेक्शन में तो कोई भी फोर्स नहीं है, तो इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, यू की यू ही रहेगी। लेकिन इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो यार इस तरीके से जाएगा। देखो ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता था, फेंकते थे तो पत्थर ऐसे जाता था, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होता था पैराबोलिक। अब यहां पे फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, तो थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा, होगा ये भी पैराबोलिक, है ना। तो किसी भी टाइम टी पर y, देखो वेलोसिटी इस तरीके से होगी हमारे पास किसी भी टाइम पर, उसके दो कंपोनेंट आएंगे vx और vy। vx वही हो गया u क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं, vy कितना हो गया टी टाइम पे u प्लस AT क्योंकि इनिशियली y में कोई भी वेलोसिटी नहीं, तो vy कितना हो गया uy प्लस AYT QET बाय m। तो किसी भी इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं दोस्त, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर से। vx हो गई u और vy होगी QET बाय m। एक्सिलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इसका एक्सिलरेशन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड परपेंडिकुलर
है ना, एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अच्छा, कभी कभी हमको जरूरत पड़ जाती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के रेशियो की। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास का रेशियो 1837 या 1840 अप्रोक्सीमेटली आप यूज कर सकते हैं, ये बात पता होनी चाहिए, ये चीज देख लीजिए आप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी है, या यूं कह लो कि इनिशियल वेलोसिटी, मैं इसको हटा ही देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी जो है एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है बेटा, वो क्या है बेटा, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको, चलते हैं आगे। अब यहां पे लिखा है सम इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पे सवाल पूछे जाते हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला हो गया पॉइंट चार्ज, हम देख ही चुके, वेरिएशन देख चुके, ऑलरेडी हम देख चुके। मेटल स्फीयर या होलो स्फीयर, इसको आप शेल भी बोल सकते हैं, शेल मतलब होलो स्फीयर, है ना, शेल मतलब होलो स्फीयर। अगर ये मेटलिक है तो सारा का सारा जो, अच्छा कंडक्टर की प्रॉपर्टी हम सबको पता है कि सारा का सारा जो चार्ज होता है वो उसके कहां आ जाता है बेटा, सरफेस पर इकट्ठा हो जाता है। तो ये वही है जो हमने पढ़ा था किसमें, ग्रेविटेशन में, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पर के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर, आउटसाइड पे के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ग्राफ भी अंदर के लिए जीरो, है ना। फिर मैक्सिमम कहां पे हो गया, मैक्सिमम कहां पे हो गया बेटा, सर मैक्सिमम हो गया सरफेस पर, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप बाहर जाओगे तो ये क्या जाएगा बेटा, घटता जाएगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ग्रेविटेशन में भी सेम टू सेम वैसा ही है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब मान लो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब मान लो, और ये सॉलिड है ना, सॉलिड स्फीयर भी आप इसको बोल सकते हो, सॉलिड स्फीयर। लेकिन ये कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है मतलब अंदर मसाला है, और नॉन कंडक्टिंग है, तो बेटा नॉन कंडक्टिंग है इसका मतलब अंदर भी क्या होगा, चार्ज होगा, अंदर भी क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है ना साहब, अंदर भी चार्ज होगा, सॉलिड है ताकि अंदर चार्ज आ सके, और नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग होता तो सॉलिड होने के बावजूद भी सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता, है ना। समझ में आ रही बात, हाँ सर। हम यहाँ पे बात करें नॉन कंडक्टिंग की और सॉलिड स्फीयर की, तो वही आउटसाइड हो गया सेम रिजल्ट, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पर हो गया के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर, इनसाइड सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यूब। ये ग्राफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ग्रेविटेशन में सेम टू सेम वैसा ही ग्राफ है कि स्मॉल आर पे जीरो कर दोगे, स्मॉल आर को जीरो कर दोगे तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, जीरो, धीरे धीरे बढ़ेगा मैक्सिमम सरफेस पे, फिर घटता जाएगा। कंडक्टिंग शीट के लिए अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन, और नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो ये सारे केसेस आपको क्लास में करवा रखे होंगे, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको देख लीजिए, ठीक है, हाँ सर, चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए ये एक चार्ज्ड वायर है या रॉड है जिसको आपने चार्ज कर दिया सच दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आ गया। तो इस वायर या इस रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर लेट से आपने एक पी पॉइंट ले लिया, तो इस पी पॉइंट को आपने ज्वाइन किया दोनों एंड से, ये हो गया एंड ए, ये हो गया एंड बी, तो दोनों एंड से आपने ज्वाइन किया बेटा, एक एंगल बना थीटा 1, एक एंगल बना थीटा 2। यहां पे हम थीटा 2 बड़ा एंगल मान रहे हैं और थीटा 1 छोटा एंगल मान रहे हैं। तो पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ऐसे ऐसे, एक सेकेंड, ऐसे 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 कहीं भी हो सकती है। तो हम उसके ना क्या करते हैं, इट्स बेटर कि हम उसके दो कंपोनेंट कर दें। एक हो गया ई, ई परपेंडिकुलर, है ना, एक सेकेंड मैं इसको ठीक कर देता हूं, ये हो जाएगा बेटा ई परपेंडिकुलर क्योंकि वायर के परपेंडिकुलर है, और ये हो जाएगा ई पैरेलल क्योंकि वायर के पैरेलल है। फॉर्मूला याद रखेंगे, के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ई पैरेलल हो जाएगा के लैम्डा बाय कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कैसे पता करें, ये अवे फ्रॉम द वायर होगा, टुवर्ड्स द वायर होगा, पॉजिटिव वायर हुआ तो अवे फ्रॉम द वायर, नेगेटिव वायर हुआ तो टुवर्ड्स द वायर। इन द सेम वे जो ई पैरेलल होगा ये बड़े एंगल से दूर होगा, अपोजिट फ्रॉम द बिगर एंगल। यहां पे मैं बोल दे रहा हूं कि थीटा 1 स्मॉलर एंगल है, स्मॉल एंगल है, और बेटा थीटा 2 कैसा एंगल है बेटा, लार्ज एंगल। थीटा 2 कैसा एंगल है बेटा, लार्ज एंगल, और इसकी जो डायरेक्शन होगी अवे या अपोजिट, है ना, अवे फ्रॉम, या यूं कह लो अपोजिट टू द बिगर एंगल। बिगर एंगल अगर ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, बिगर एंगल नीचे तो ऊपर हो जाएगा, अपोजिट फ्रॉम, अपोजिट टू बिगर एंगल, इसको याद रखेंगे, अपोजिट टू बिगर एंगल, प्लीज बेटा इसको याद रखें।
ठीक है, हाँ सर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दी, बिगर एंगल ऊपर होगा तो ये नीचे आ जाएगा, अगर बिगर एंगल नीचे होगा तो ऊपर आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज वायर है तो ई परपेंडिकुलर अवे, अगर ये नेगेटिव चार्ज वायर है तो ई परपेंडिकुलर टुवर्ड्स। प्लीज ध्यान रखें, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, के लैम्डा बाय साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, के लैम्डा बाय कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी कॉस ऑफ स्मॉलर एंगल माइनस कॉस ऑफ बिगर एंगल। इस बारीकी पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये हो गया फॉर्मूला इसका, ई परपेंडिकुलर का, ये हो गया ई पैरेलल का। सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ, सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ तो क्या होगा बेटा? सर सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ तो एक एंगल देखो, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब एक तरफ से तो फाइनाइट है, यहां से तो फाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट, सेमी फाइनाइट नहीं, सॉरी सेमी इनफाइनाइट, इस तरीके से। तो हम क्या बोलेंगे कि एक एंगल कितना हो जाने वाला बेटा? एक एंगल कितना हो जाने वाला बेटा? मान लो इसको बोल दिया थीटा 2, ये हो गया टेंडिंग टू 90, और थीटा 1 कितना हो गया? 0 डिग्री। थीटा 1 कितना हो गया? 0 डिग्री। और मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज वायर, ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, ये डिस्टेंस हो गया आर, साइन 90 प्लस साइन 0, 1 प्लस 0 1, के लैम्डा बाय, ऊपर है बड़ा एंगल, ऊपर है बड़ा एंगल, नीचे ये एंगल कितना हो गया? 0, और ये एंगल हो गया टेंडिंग टू 90, क्योंकि ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। कैसा वायर है बेटा? सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है साहब? हाँ सर। ई पैरेलल कितना हो जाएगा? के लैम्डा बाय आर इंटू कॉस ऑफ छोटा एंगल, कॉस ऑफ छोटा एंगल यानी कॉस 0 1 माइनस कॉस ऑफ बड़ा एंगल कॉस 90 0 1 माइनस 0, के लैम्डा बाय। तो जो ई नेट आएगा ना बेटा, क्योंकि ये दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, 90 डिग्री पर है, तो आ जाएगा √2 के लैम्डा बाय आर। ये सारे केसेस आपको क्लास में करवाए जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार फटाफट से, फिर अपन चलते हैं आगे, ठीक है? देख लीजिए। अच्छा ये रह गया है क्या? अच्छा हाँ, ये वाला देख लीजिए और एक ये देख लीजिए, ठीक है? हाँ सर, डन। अच्छा अगर इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट का मतलब है थीटा 1 भी 90 डिग्री, थीटा 2 भी 90 डिग्री, तो दोनों तरफ आप थीटा 1 थीटा 2 90 डिग्री पुट कर दोगे तो साइन 90 प्लस साइन 92, 2 के लैम्डा बाय आर, 2 के लैम्डा बाय आर। और अगर 90 और 90 यहां पुट कर दिया, cos 90 माइनस cos 90 हो गया 0, तो ई पैरेलल 0 आएगा, यहाँ पे ई पैरेलल 0 आएगा, और जो भी आएगा बेटा वो क्या आएगा? ई परपेंडिकुलर आएगा। और ई पैरेलल 0 हो गया, और जो भी होगा वो ई परपेंडिकुलर होगा, तो वही हम ई नेट भी बोल देंगे। क्यों? क्योंकि ई नेट क्या होगा? ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का रिजल्टेंट। अगर ई पैरेलल 0 हो रहा है तो ई नेट ही क्या है? ई परपेंडिकुलर है, और वो हो गया 2 के लैम्डा बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर, सेंटर पर मान लीजिए जो आर्क है ये थीटा एंगल सबटेंड करता है, रेडियस है आर, और यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया लैम्डा। फॉर्मूला याद रखें, सेंटर पर ई नॉट मतलब ई ओ है, वो सेंटर पर, एट सेंटर, एट सेंटर कितना हो गया? 2 के लैम्डा बाय साइन थीटा बाय 2। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव होगा तो दूर जाता हुआ, अवे फ्रॉम इट, नेगेटिव होगा तो पास आता हुआ, ठीक है? ये सारे फॉर्मूले देख लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट है। चलते फिर आगे, ठीक है सर, है ना? एक मिनट, ये देख लिया, यहां से आप एक साथ सारी चीजें देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, छापना है छाप लीजिए। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ यहां पे लिखे हुए हैं, ये देख लीजिए। इसमें भी मैंने फाइनाइट बताया, इनफाइनाइट बताया, आर्क बताया, सेमी इनफाइनाइट बताया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से बताया, ठीक है? अब अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, रिंग है, चार्ज रिंग है। अच्छा रिंग समझते ही बच्चे सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो चार्ज है ना, वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नहीं भाई, वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितनी लेंथ में? 2 पाई आर में। तो सेंटर पर कितना हो जाना बेटा सर्कुलर रिंग के? 0 हो जाएगा। अच्छा एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज ऑन इट्स एक्सिस, मैं यहाँ पे लिखता हूं ऑन इट्स एक्सिस, उसकी एक्सिस पे कोई एक्स डिस्टेंस ले लिया आपने, जैसे मान लो प्लस 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 प्लस, ये हो गया बेटा इसका सेंटर। इसकी रेडियस हो गई यार, इसके सेंटर से यानी कि इसकी एक्सिस पर ही एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया P, जिसका डिस्टेंस इसके सेंटर से x है ना? तो यहां पे P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी? K, ये कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, K क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है सर, ये पता होना चाहिए, K क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2।
और वहां पे ग्रेविटेशन में हो जाती है k की जगह g, चार्ज की जगह मास, बाकी x बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये सेम टू सेम रहता है। ठीक है, अब सुनना बहुत ध्यान से। एक तो आपको पता होना चाहिए कि कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो r/√2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब ये आता है मैक्सिमम मिनिमम वाले कंसेप्ट से, है ना, क्योंकि यहां पे e किसका फंक्शन है, x का, तो मैक्सिमम मिनिमम जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बेसिक मैथ्स जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, dE/dx को जीरो करके x की जो वैल्यू आएगी उससे पता पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हमें मिलेगी सेंटर से r/√2 के डिस्टेंस पर, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड। और जब मैं x के लिए r/√2 पुट कर दूंगा इस फॉर्मूले में, तो मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी बेटा, जो आएगी 2kq/3√3r², है ना। यहां पे मैंने कैपिटल आर लिख दिया, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो, स्मॉल आर कैपिटल आर इज द रेडियस। ये तो एक तरफ का ग्राफ है, और अगर आप दोनों तरफ का ग्राफ बनाना चाहे ना बेटा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, आपने देखा होगा क्लास में। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग ये चैप्टर क्लास में पढ़ चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, सारे के सारे पॉइंट यहां पे मैंने कवर किए हैं, है ना, तो उनका बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। ये देख लीजिए इस प्रकार से, तो अगर दोनों साइड ग्राफ ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, अगर आपको दोनों साइड का बनाना है, एक साइड का तो पीछे बना हुआ है, मैंने यहां पे दोनों साइड का बना दिया। ये देखो मैक्सिमम कब होगी बेटा, ये देखो मैक्सिमम कब होगी, हाँ सर आपने बतला दिया, चाहे आप बोल दो x बराबर r/√2 राइट साइड, और आप बोल दो लेफ्ट साइड माइनस, माइनस और प्लस मतलब बस डायरेक्शन बता रहे, ये हो गया ई मैक्स, और ये भी है तो भले नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, पर है तो मैक्सिमम वैल्यू ना, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी वो मैं पीछे आपको बता चुका हूं। ये देख लीजिए, पेपर में थोड़ा सा नीट का सन की बुड्ढा थोड़ा शाना बन गया, और उसने बोला कि लार्ज डिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काम आए ना आए, यहां पे लॉन्ग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला बेटा जरूर से काम आएगा। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब हो गया कि x की वैल्यू जो है वो r से बहुत ज्यादा बड़ी होगी रेडियस से, तो x की वैल्यू r से अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, तो यहां पे आप r को इग्नोर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 शहीद हो गया, एक्स क्यूब, x/x³ हो गया नीचे एक्स स्क्वायर, तो k³ ये पता होना चाहिए अप्रोक्सीमेशन, अगर x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा बड़ी है। सारे पॉइंट्स यहां पे हमने कवर किए हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं हटता हूं साइड में, है ना, तो इस पे भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, देख लीजिए। और x की वैल्यू जीरो कर दी, पॉइंट पी में सेंटर पे लिया, x की वैल्यू जीरो कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, देख लीजिए। ठीक है, डन है, हाँ सर ये देख लीजिए, ओके सर। चलते हैं आगे बेटा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। हाँ सर, गॉस लॉ पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शन होता है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसका पैमाना है फ्लक्स। वो कौन बताता है, फ्लक्स बताता है। कैसे डिफाइन किया गया है, इंटीग्रल E.ds, या अगर आप आसान भाषा में बोलना चाहें तो एस बोल लें, एरिया को ए बोल लें, तो E.a है ना। तो यहां से आप इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला सब कुछ यहां पे निकाल सकते हैं। याद है क्या, न्यूटन पर कूलम, हाँ सर, तो हो गया न्यूटन पर कूलम, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसका एसआई यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो हो गया वोल्ट मीटर, भी एक यूनिट हो गई। तो ऐसे वो खेल खेल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इस तरीके से आपको यूनिट्स दे सकता है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स, एसोसिएटेड फ्लक्स होता है उसके अंदर का चार्ज, ये हो गया चार्ज इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड चार्ज उसके अंदर का चार्ज, है ना, इनक्लोज्ड चार्ज उसके अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और वो कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल E.ds। अच्छा, ये इसका इंटीग्रेशन में ऐसे क्लोज का मतलब क्या है, ये सर्किल का मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां पे हम क्लोज इंटीग्रल की बात करें, किसकी बात करें, क्लोज इंटीग्रल। अच्छा, कितने भी चार्जेस हो, चाहे अंदर चाहे बाहर, तो क्यू इनक्लोज का मतलब है फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट से, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में क्यू इनक्लोज है, इट इज ओनली ड्यू टू द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड। लेकिन ये जो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। जो इमेजिनरी सरफेस है, क्लोज सरफेस, सबसे पहले तो सरफेस क्लोज होना चाहिए, और उस इमेजिनरी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो जो ई वेक्टर है, इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, और ये इनक्लोज चार्ज इज ओनली ड्यू टू द
नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अगर क्यू नेट या क्यू इनक्लोज्ड जीरो होगा, क्यू इनक्लोज्ड जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स जीरो है, या वाइस वर्सा अगर हम बोले फ्लक्स जीरो है तो इनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर देख लें इसको। बहुत ही बेसिक बेसिक और डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं किस पे, गॉस लॉ पे। ठीक है चलिए, अच्छा गॉस लॉ पे अभी रिसेंटली 2024 में भी सवाल पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्यूब, मान लीजिए कोई क्लोज्ड क्यूब है, कोई सरफेस है क्लोज्ड, नो चार्ज इनसाइड द क्यूब, तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, क्यू इनक्लोज्ड हो गया, क्यू इनक्लोज नहीं है तो आपने बोल दिया क्यू इनक्लोज जीरो है, तो फ्लक्स भी उससे एसोसिएटेड जीरो है। उसके सेंटर पे रख दिया आपने कोई चार्ज क्यू, तो इस पूरे क्यूब से, या हाँ पूरा क्यूब मान लो, इस पूरे क्यूब से एसोसिएटेड जो फ्लक्स हो गया वो इसके अंदर का चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, है ना। और किसी एक फेस की मैं बात करूं, क्योंकि क्यूब में 6 फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो किसी एक फेस से कितना फ्लक्स आ जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाय 6, टोटल डिवाइडेड बाय 6, ये आपने पढ़ा होगा, फ्लक्स एसोसिएटेड फ्रॉम वन साइड ऑफ द क्यूब, है ना। हाँ सर, अब अपन बात करें, अलग अलग केसेस पे सवाल पूछे जा चुके हैं। मान लो आपने एक फेस पे रख दिया, तो ये इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ है, ये हाफ अंदर है, हाफ बाहर है, हाफ अंदर है, तो आपने बोल दिया कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब हो गया क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन हाफ है। अगर आपने इसको कॉर्नर पे रख दिया तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा। हाँ सर, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब हो गया, टोटल कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर सेंटर पे रखा रहता तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, या यूं कह लो कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 है, तो क्यू बाय 8 ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब जिन फेसेस से ये कांटेक्ट में, कितने फेसेस से कांटेक्ट में, 1 2 और 3, उनसे कोई फ्लक्स नहीं आएगा, तो जो बचे 3 है उनसे फ्लक्स आएगा। तो पूरे क्यूब के फ्लक्स को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट मेरे को फ्लक्स थ्रू वन फेस आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने आपके टीचर से, आप जहां से भी पढ़ते हैं, आपने ये गॉस लॉ पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ा है, तो आप बोलोगे हाँ सर एकदम सर यही चीज बताएगी और यही रीजन बताया, हमारा बढ़िया रिवीजन हो रहा है। लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। 15 से 20 लेक्चर लग जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 फिनिश करने में, मतलब 15 लेक्चर तो कम से कम मान के चलो, और टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2 पढ़ाने में ना 30 से ऊपर लेक्चर लगते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक 50-55 मिनट के वीडियो से हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीख लेंगे, तो दिस इज ओनली मेंट फॉर रिवीजन। ठीक है, अगर कॉर्नर पे रखा है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन, और क्लास में बताया गया होगा और बताया जाना चाहिए कि 3 फेसेस जिससे एसोसिएटेड है, एक जिससे कांटेक्ट में 1 2 और 3, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उनसे जीरो हो जाएगा। तो जो 3 है जिनसे कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ उन्हीं से फ्लक्स आएगा। तो हम इसको अगर 3 से डिवाइड कर दे तो फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस आ जाएगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। और भी बहुत सारे केसेस है, और भी बहुत सारे केसेस, इसको देख लीजिए, चलते फिर आगे। हाँ सर, और भी बहुत सारे केसेस है। चार्ज प्लेस एट दी एज, एज पे रख दिया तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा, तो आ जाएगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। और दो फेसेस जिनसे कांटेक्ट में, ऊपर वाला और ये वाला, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो जो 4 फेस बचेंगे सिर्फ उसी से फ्लक्स आएगा। तो किसी भी एक फेस से अगर फ्लक्स निकालना चाहे तो उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, आ जाएगा क्यू बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा, क्यू बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है साहब। हाँ सर, अगर हम बात करें किसी सिलेंडर के अंदर आपने सेंटर पे कोई चार्ज क्यू रख दिया, तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हम बोल सकते हैं कि इट विल बी इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस है या लेटरल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, जैसे मैं आपको बताऊं, हालांकि है ना, भावनाओं को समझेंगे। मान लो इसके सेंटर पे रख दिया तो जो टोटल फ्लक्स होगा, इसके सेंटर पे रख दिया तो टोटल फ्लक्स होगा क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और वो किस किस की वजह से होगा, एक तो कर्व्ड सरफेस की वजह से, प्लस एक ये अभी खुला हुआ है लेकिन मैं इसको बंद एज्यूम कर रहा हूं, तो एक ये सर्कुलर एरिया और ये सर्कुलर एरिया, तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड क्या हो गया, इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लक्स थ्रू दीज टू क्रॉस सेक्शंस, है ना। तो ये आ गया, तो यहां पे कभी कभी क्या करता है, क्यू इनक्लोज देता है, ये देता है, और ये फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन पूछ लेता है, यानी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से फ्लक्स पूछ लेता है, तो आप ये रिलेशन देख सकते हैं, है ना। हाँ सर, डन हो गया, चले बेटा आगे। हाँ सर, तो और इसी के साथ हमारा ये वाला माइंड मैप हुआ फिनिश। लेट मी चेक कि भाई कोई स्लाइड रह तो नहीं गई, गलती से मिस्टेक। सारी स्लाइड्स हमने कवर कर ली है और मैंने कोशिश करी है कि मैंने सारे पॉइंट्स इसमें
इंक्लूड किए हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 के। अब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस, वो सारी चीजें आपको अगले माइंड मैप में मिलेगी। तो आज का माइंड मैप आशा करता हूं कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा फॉर रिवाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। और इसी के साथ मैं लेता हूं विदा और मिलूंगा आपसे अगले माइंड मैप में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें प्यारे बच्चों। थैंक यू।